Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to continue with the chapter endocrine system. पिछले क्लास में हम लोग ने देख लिया कि ग्लैंड्स की जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, 4 ग्लैंड्स हम लोग के कोर्स में है, उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। हाँ, पिट्यूटरी सबसे ऊपर, हाँ, किडनी के ऊपर, कैप लाइक पीछे है, लीफ लाइक पैनक्रियास, ठीक है। पोजीशन देख लिया। आज देखेंगे कि ये ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करती हैं और इनके ओवर या अंडर सिक्रीशन से क्या होने वाला है। आज ट्राई करेंगे चैप्टर ख़त्म हो जाए। सबसे पहले नहीं 2 दिन ना, लेक्चर नंबर 33। ठीक है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जैसे कि हम लोग को पता है कि इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द किडनी, दोनों किडनी के ऊपर होता है ये, है ना। और हम लोग अगर समझें कि एक एड्रिनल ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है अपना एड्रिनल ग्लैंड। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी 2 पार्ट है। मैंने पहले भी बता चुका है, जो भी आउटर पार्ट है वो आपका कॉर्टेक्स होता है ना। कैप्सूल तो कवरिंग को कहते हैं, कैप्सूल आपके में नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा और आपको लेबल करने के आएगा, फिर पूछेगा उसका फंक्शन बताओ, तो ये ऐसे आ भी सकता है, ठीक है। तो उसमें से 2 ही चीज़ जाननी है। बाहर का ये जो सरफेस है दैट इज द कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाँ जी, नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरी चीज़ जो अंदर है वो है एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। इसको अच्छे से अभी अभी जितना समझ पाओ समझो, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है हमारा कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन या फिर कॉर्टिजोन बोल लो, जैसे भी प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग यही आएगी, CORTISONE, कॉर्टिजोन, कॉर्टिसोन, जो भी सही लगे। एड्रिनल मेड्यूला से निकलता है हमारा एड्रीनलिन, है ना। अब एड्रीनलिन का मतलब आप लोग थोड़ा बहुत समझ चुके हो अभी तक। दिस इज आवर फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना। दिस इज आवर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। और कॉर्टिसोन का काम होता है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब आपकी कोई भी स्वेलिंग हुई है, उसमें जो भी बर्निंग हो रही है उसको कम करना होता है। और दूसरा इसका बहुत बड़ा काम होता है कि दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेक्स हार्मोन। इसका मतलब इट अलाउज या फिर इट अलाउज द ह्यूमन बॉडी टू गेट डिस्टिंग्विश्ड एज मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल में क्या होगा कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, उनके में फेशियल हेयर नहीं होगा, है ना। और नहीं, इसका दूसरा इस ग्लैंड की वजह से नहीं, इस ग्लैंड का जो बाहर का पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो जो रिलीज करेगा कॉर्टिसोन, वो एक्ट करेगा एज अ सेक्स हार्मोन। सिर्फ इसकी वजह से नहीं, और भी बहुत सारे ग्लैंड हैं, लेकिन ये भी उसका एक पार्ट है उन सारे हार्मोन में से, ठीक है। मेनली तो हमारे गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन, लेकिन ये भी मदद करता है, ठीक है, मेल और फीमेल में। ठीक है, इतनी कहानी होती है एड्रिनल ग्लैंड की। अब हम लोग को समझना है इन दोनों के अंडर और ओवर सिक्रीशन से होता क्या है। इतना पहले कॉपी कर लो,
एक छोटा सा ऐसे पहाड़ लाइक बनाओ, बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला एड्रिनल मेडुला। एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे हैं, जो भी पेज पे खोल लो। सो क्या है ना, सो क्या है ना, तेरा तबीयत खराब? जल्दी जल्दी करो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करना है। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं है आपके जितना बुक में है, ये बस दिया है। बुक में सिर्फ कॉर्टेक्स और मेडुला है। हाँ, अब देखिए एड्रेनलिन का फंक्शन क्या है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, और इसके फंक्शन क्या होगा, ये आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा। देखिए इसके फंक्शन से ही जुड़ा हुआ है कि इसके अंडर या ओवर सिक्रीशन से क्या होने वाला है। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा देगा, जाहिर सी बात है, अगर ये इमरजेंसी हार्मोन है, अगर ये बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में ग्लूकोज ला रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो हार्ट भी तेज़ी से फंक्शन करने लगेगा। क्योंकि जैसे ही कोई रिएक्शन होता है, आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए होता है कंबस्शन के लिए, है ना, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, तो यही तो भेजेगा हर जगह। तो हार्ट रेट को बहुत इंक्रीज कर देगा, तो आपका हार्ट तेज़ी से धड़कने लगेगा। इसी को पैंटिंग कहते हैं, पैंटिंग, थम्पिंग, बीट फास्टर। उसके बाद इंक्रीज द ग्लूकोज सप्लाई इन ऑल ओवर द बॉडी, इंक्रीज द ग्लूकोज सप्लाई, मतलब जल्दी जल्दी जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज सप्लाई। और नहीं, ग्लाइकोजन तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। अब वो ग्लूकोज आपका फैट से बना हो, कार्बोहाइड्रेट से बना हो, जैसे भी बना हो, शुगर से बना हो। फिर तीसरा, इंक्रीज द एनर्जी। ठीक है, हर जगह एनर्जी ज़्यादा भेजेगा, एटीपी मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब इसका हाइपोर या हाइपर सिक्रीशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। देखो पहले तो हाइपर मतलब समझ जाओ, नाम से तो वैसे अभी तक पता ही होगा। हाइपो मतलब होगा हाइपोसिक्रीशन। हाँ, तो हाइपो मतलब होता है अंडर, कभी कभी अंडर सिक्रीशन बोलेगा, कभी कभी हाइपो सिक्रीशन बोलेगा, समझ जाना। ठीक है, और हाइपर सिक्रीशन होगा मतलब ज़्यादा। हाँ, हाइपर सिक्रीशन बोल सकता है या ओवर सिक्रीशन बोल सकता है। ठीक है, पर हम लोग हाइपर वर्ड यूज़ करेंगे। अब एड्रेनलिन के हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर हाइपो सिक्रीशन होगा तो तुम भाग नहीं पाओगे इमरजेंसी सिचुएशन से, है ना, क्योंकि तुम्हारा हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा। हाँ, ग्लूकोज कम रहेगा, एनर्जी कम रहेगी, यही 3 फैक्टर लिख देना। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो बोल देना बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो सकती है ना, जिससे हार्ट अटैक तक आ सकता है। आपका सांस लेने में दिक्कत होगी, अगर जब हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है ना। जब तुम बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है तुम्हारी। ठीक है, तो
पर इसका कुछ भी दिया नहीं है बुक में, लेकिन अगर आ जाता है तो अपने मन से लिख लेना, ठीक है। दिया हुआ है कॉर्टिसोन का। देखो कॉर्टिसोन का अगर हाइपो या हाइपर सिक्रीशन हो गया, हाँ कॉर्टिसोन बताया ना कि ये एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, उसका एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है कॉर्टिसोन, और जो अंदर वाला पार्ट है वो रिलीज करता है एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन तो समझ गए, अब कॉर्टिसोन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और एक्ट्स एज अ सेक्स हार्मोन, ठीक है। हाँ, जो ज्वलन होती है, स्वेलिंग होती है, उसको कम करेगा आपकी बॉडी में। अब हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, आपका जो है आप में जो आपका, जैसे आप मेल हो तो आप में मेल्स वाले फीचर नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मेल्स में होता है ना कि फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा और शोल्डर्स ब्रॉड होने, वॉइस डीप होना, ये सारे फीचर्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये रख लेना। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा, आपके में दूसरे सेक्सेस के भी फीचर्स आने सकते हैं, जैसे मेल्स में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाना, है ना, और उनकी वॉइस में मतलब वॉइस तो नहीं होगा लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ हिप्स, जो भी आपका फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप डेवलप कर लोगे। इसी में दिया हुआ है कि वुमेन विद बियर्ड एंड मेन विद ब्रेस्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं एड्रिनल वायरलिज्म। एड्रिनल वायरलिज्म क्या होगा, जब हाइपर सिक्रीशन ऑफ मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये इसके एवरेज साइज से ये बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो ज़्यादा हमारा कॉर्टिसोन रिलीज करेगा, ठीक है, तो उसी से ये हो जाएगा एड्रिनल वायरलिज्म, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ 1-2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, तो इस पे लिखना पड़ेगा तुम्हें कि व्हेन मेन ग्रो, व्हेन देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेन एंड वुमेन विद बियर्ड। नहीं, इसका नाम दूसरा है ना, कॉर्टिसोन। हाँ, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड है ना, हाँ एड्रिनलिन की वजह से नहीं आ रहा, एड्रिनल ग्लैंड है इस वजह से आ रहा, ठीक है। हाँ, हाइपोसिक्रीशन में आप लिख सकते हो कि आपके स्किन में पिगमेंटेशन आ जाएगा, लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, क्योंकि इसका भी काम थोड़ा बहुत रिलेटेड है आपके ग्लूकोज के सप्लाई से, है ना। इसका भी काम कॉर्टिसोन का थोड़ा बहुत रिलेटेड है आपके ग्लूकोज के सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो अगर ये अच्छे से नहीं रिलीज होता है तो आपके ब्लड में उतना ग्लूकोज नहीं होगा, तो आपको हर टाइम फटीग लगेगा, है ना, नॉजिया लगेगा, आपका वेट लॉस होने लगेगा, ये सब लिख लेना। और हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा, आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, जिससे आपका वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन होने से ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लिंक कर करके चीज़ें लिख लेना। एक चीज़ पता चल गई तो मैं आगे वाली चीज़ मतलब थोड़ा बहुत इसमें कॉमन सेंस भी लगाना होगा। जैसे अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा वेट बढ़ने लगेगा, ठीक है, और वेट बढ़ने से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी होता है जब बहुत इंसान मोटा हो जाता है और खूब आलसी नहीं हो जाता है, बस पड़ा रहता है, खाता रहता है, वही है ओबेसिटी। तो जो हाइपोसिक्रीशन में मैंने बताया कि लॉस ऑफ वेट और ये सब होगा, इसी को हम लोग एडिसन्स डिजीज कहते हैं। हाइपोसिक्रीशन में एडिसन्स डिजीज हो सकता है, वही वेट लॉस और फटीग लगेगा हमेशा, हाँ कमजोरी। और ओवर सिक्रीशन से हाइपर सिक्रीशन से इसका कशिंग सिंड्रोम हो जाता है, कशिंग सिंड्रोम। CUSHINGS, कशिंग्स सिंड्रोम।
आपके बुक में ये सब दिया हुआ है। इसमें कशन सिंड्रोम में क्या होगा, ओबेसिटी होगी और वीकनेस होगी, हाई ब्लड शुगर लेवल होगा, ठीक है, इंक्रीज इन वेट होगा। ये कॉपी कर लीजिए, मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि पूछा जाता है यही सब कि व्हाट इज़ एडिसन्स डिजीज़। तो मैं लिखना होगा कि जब हाइपोसिक्रीशन होता है कॉर्टिजोन का एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तब होता है एडिसन्स डिजीज़, जिसमें बंदे का वेट लॉस होता है, फटीग होता है उसको। सिंड्रोम भी मतलब होता है अ काइंड ऑफ डिजीज, अ मैल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे मशीन्स में मैल फंक्शन नहीं होता, वैसे ह्यूमन बॉडी में सिंड्रोम्स होते हैं। लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। ये इसके हाइपर सिक्रेशन में ये दो चीज़ आ सकती है। ये रिलेटेड है आपका सेक्स हार्मोन से, और ये आपका रिलेटेड है ब्लड शुगर लेवल से, हाई ब्लड शुगर लेवल। चलो की पॉइंट्स लिख रहा हूँ, लिखते रहो इसको साथ साथ, डॉट पॉइंट्स बनाते रहो। इसलिए मैं पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखवा रहा हूँ, वैसे लिखोगे भी नहीं तुम लोग, बुक ही से देख लेना जो भी सही लगे। एड्रिनल वाला वायरलिज्म बताया, तो कहीं तो बताया एड्रिनल वायरलिज्म, कहाँ बताया था? ये है, तो ये एक बॉक्स में है, हट गया है क्या? मिल गया? हाँ वही बता रहा हूँ। हाँ कर लो, जल्दी कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में इतनी कहानी है। अरे एक चीज़ तो बता ही नहीं, कॉर्टिजोन का काम देखिए, आपके रेगुलेट करना होता है ब्लड शुगर लेवल। तो जब ये मिनरल्स रेगुलेट करेगा आपके बॉडी में, तो हाँ मिनरल्स को, जैसे पोटेशियम आयंस हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम आयंस हो गए, तो इसका नाम बदल के हो जाएगा मिनरल कॉर्टिसॉइड, मिनरल कॉर्टिसॉइड्स। और जब ये ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा आपकी बॉडी में, तो उसका नाम बदल के हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिसाइड, ग्लूकोकॉर्टिसाइड। ऑस्मो, हाँ देखिए आपका ये वाटर और उसका बैलेंस बढ़ा रहा है, वाटर और सॉल्ट का, तो इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन पर वो फीचर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली ब्लड शुगर लेवल का ही फीचर लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन हमारा कनेक्टेड होता है किडनी से, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कहीं ये उसके साथ साथ तो नहीं आ रहा, तो वो तो किडनी का काम है ना। हाँ पर इसको लिख तो सकते हो, लेकिन याद इसको ना करो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि किडनी तुमसे पूछेंगे तो तुम कंफ्यूज रहोगे। फोन क्यों चला रहे हो क्लास में? दवा ले रहे हो क्या? तो फोन में क्या देख रहे हो? लिख लो, कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लो, टॉपिक लिख लो, आज की डेट लिख लो, बैठ के देख रहे हो। अच्छा अब्रल, तुम भी नहीं लिख रहे हो? क्या हो गया? अच्छा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, सही है, तो तुम तो लिख लो, तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है। नहीं सही है कि हाँ सही है? नहीं सही है, अच्छा कोई बात। ये अंगूठी क्यों पहने हो आज? रोज पहनते हो? तुम लोग कुछ करके आए हो क्या? तुम लोग कुछ कांड डांड करके आए हो क्या? वो बड़ा डरा डरा लग रहा है आज। सब सही है ना अब्रल? चालान कट गया क्या आज? नहीं सही बात है, तुम्हारे चालान से उसको क्या फर्क पड़ेगा वैसे भी।
एक दिन इसका कट गया था बेचारा, मुंह लटका के आया था। बस छोड़ दिए थे। कितना लिए थे? कुछ नहीं लिया। अरे वाह। गाड़ी के आगे क्या लिखा है? वो देखो, मुझे तो लग रहा अच्छा वो चालान काटता भी तो कैसे। चलो लिख लिया बोला, पीडीएफ से देख लेना जितना नहीं देख पाए, साथ ही साथ की पॉइंट्स लिखते रहो। अगला ग्लैंड है हमारा पैनक्रियास। अच्छा तुम लोग का काम है इसको चुप कराना, क्योंकि हम तो थक चुके हैं। कुछ भी बोले इसको बोलो चुप रहो तुम। ठीक है, ये है अपना पैनक्रियास। स्टमक के जस्ट पीछे होता है, यहाँ पे देखिए, ये आगे स्टमक है, उसके पीछे ये पैनक्रियास है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब ये दोनों की तरह काम करता है, क्योंकि ये एक डक्ट ग्लैंड भी है और ये एक डक्टलेस ग्लैंड भी है। हाँ जी, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, डक्ट से ये रिलीज करता है एक एंजाइम, हाँ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, डक्ट से रिलीज करता है ये एक पैनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या है? पैनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या है बताओ? एक एंजाइम है, क्योंकि ये डाइजेशन में काम आता है ना। और डक्टलेस से ये रिलीज करता है, कोई बताएगा? 3 हार्मोन्स रिलीज करता है ये। हाँ ठीक, चलो डक्टलेस वाली कहानी बताता हूँ। पैनक्रियाटिक जूस की कहानी नहीं पढ़नी है, तो इसीलिए डक्ट वाले ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, और डक्टलेस वालों को एंडोक्राइन। तो ये दोनों है, एक्सोक्राइन, एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अगर चूज द राइट ऑप्शन में आ जाए कि ये कौन सा ग्लैंड है, तो उसमें एक और ऑप्शन आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी पे कर देना, दोनों ग्लैंड होता है। ठीक है, अब डक्टलेस वाला देखो, जैसे आपके बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें देखो बताया है ना कि इसकी स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक्ट करती है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखा, इसमें होती हैं हमारी 3 तरीके की सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और अल्फा सेल्स। अब जो हमारी बीटा सेल्स है, दे आर रिलेटेड और टू रिलीज, ये मतलब स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये भी समझ लो, स्पेशल ग्रुप। हाँ, क्योंकि देखो पैनक्रिया तो पूरा ही है, इसमें बाकी ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी सेल्स हैं, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी 3 टाइप ऑफ सेल्स हैं, उसमें से बीटा कुछ रिलीज करती है, डेल्टा कुछ, अल्फा कुछ। बीटा स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स, बीटा रिलीज करेगी इंसुलिन, अल्फा रिलीज करेगी ग्लूकागॉन, डेल्टा रिलीज करेगी सोमैटोसैटिन। पर सोमैटोसैटिन आपके कोर्स में नहीं है, सोमैटोसैटिन। इसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन वो तुरंत नीचे बता दिया, नॉट इन द सिलेबस।
तो बस नाम याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना जल्दी से कॉपी करो। हाँ, लैंगरहैंस। बुक में फॉलो अप करते जाइए, बुक में बोल्ड है ये सब। मेरे साथ साथ ही कॉपी करते रहिए, टाइम बचेगा सबका। तुम की पॉइंट सब कुछ बनाइए, एरो एरो बना के। हाँ, ईटा है, ईटा। हाँ, नहीं बेटा, बीटा है, बीटा। सवाल भी आपके बड़े तमीज़ वाले हैं ना। कभी ये नाम नहीं सुना, बीटा? केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा रेज, रेडियो एक्टिव रेज। अल्फा बीटा गामा नहीं सुना? नाइन्थ एट्थ में पढ़ते आए होगे। अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव का। इसमें बहुत डिटेल में पूछता है, बहुत की पॉइंटर पूछता है एग्जाम में, तो हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एरो एरो बना के सब कुछ लिखते रहो कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये। कौन बीच बीच में अपनी टिप्पणी दे रहा है? कोशिश करेंगे? किसने बोला कोशिश करेंगे? अच्छा, तुम ही हो। पोजीशंस याद कर लिए हो ना? कभी कभी देखो पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि ऐसे पूरा पूरा ये बॉडी स्ट्रक्चर दे देता है और बोलता है मार्क करो, फिर पूछेगा ए वाला क्या रिलीज करता है। हाँ, उसके बाद ये पूछेगा भी वो क्या, और फिर आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब एड्रिनल ग्लैंड भी याद कर लेना, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है। लैंगरहैंस, इनका नाम आइलैंड्स भी इसलिए क्योंकि आइलैंड्स मतलब होता है आइलैंड्स, तो ये आइलैंड जैसी दिखती है। ये देखिए जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये सारे सेल्स में ये एक आइलैंड जैसी है, वही वही पर्पल वाला है ना। हाँ, वो आइलैंड जैसा दिख रहा है ना बीच में, तो इसीलिए इसका नाम है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इंसुलिन का ग्लूकागॉन। देखो अब ब्रीफ में अगर मैं बताऊं इन तीनों का काम क्या है, वैसे दो ही पढ़ना है तुमको। कौन सा? ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को, देखो ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, है ना। ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लाइकोजन। ये सब तो अब तक याद हो गया होगा, स्टोर्ड फॉर्म। और प्लांट्स में क्या होता है स्टोर्ड फॉर्म? हाँ, स्टार्च। गुड, ठीक है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करता है। अरे, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है ना। देखो अब जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, शुगर ही होती है हमारी ग्लूकोज, आप शुगर बोलो या ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि शुगर भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ग्लूकोज ही होती है, सबका काम है ग्लूकोज। और ग्लूकोज भी सबसे सिंपल फॉर्म है शुगर की। हाँ, ठीक है, नहीं ये शुगर्स में ही आता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में शुगर्स आता है,
तो ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, मोनोसैकेराइड शुगर है, ठीक है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बोले ना, तो मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये उसको कम करेगी, कैसे, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ठीक है। और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर में स्टोर्ड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगी, उसको स्टिमुलेट करवाएगी हार्मोन, ऑपोजिट काम। हाँ, ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन का तो नाम से ही समझ जाओगे क्या है, और इंसुलिन का याद कर लेना, ये काफ़ी बार पूछता है, इंसुलिन तो बहुत ही पूछता है, क्योंकि इसका रिलेशन, अब जो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हर घर में कॉमन है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इन्हीं दोनों की सिक्रीशन है, ठीक है। देखो अगर, अरे यार इसको तुम भी नहीं चुप करा पा रहे, देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा है डायबिटीज़ क्या होती है, जो हमारी डायबिटीज़ मेलिटस होती है, जो बहुत कॉमन है इंडियंस में, क्या होती है डायबिटीज़? नहीं, बहुत कॉमन है, हर घर में होती है, आपके घर में नहीं है? अरे बहुत अच्छी बात है यार, कि किसके किसके घर में है डायबिटीज़ के पेशेंट? आपके 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 तुम दोनों काफ़ी लकी हो यार, टचवुड। अच्छा तुम सवाल ही नहीं सुना, पूछ रहे किसके किसके घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं? नहीं है? वाह यार, मतलब तुम्हारे बड़ी फैमिली में भी कोई नहीं है, जेनेटिक है फिर तो, तब मतलब आपके इंसुलिन का सप्लाई बड़ा अच्छा है। इंसुलिन देखो, अब डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाए, तो इंसुलिन का जब अंडर सिक्रीशन होता है, तो आपका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए कोई है नहीं, तो आपको इसलिए डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ से होता क्या है कि जब आप यूरिनेट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी उसके साथ यूरिनेट कर देते हो, क्योंकि ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज है, तो वो फिल्टरेशन के बाद भी किडनी उतना काम ही नहीं कर पाती है कि वो उतना ग्लूकोज वापस छान पाए। तो अब जब आपने अपना सारा ग्लूकोज यूरिनेट कर दिया, तो आपको हर टाइम बहुत थर्स्टी लगेगा, आपकी एनर्जी बहुत लो रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ, और मीठा खाने से भी मना हो जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, ठीक है। हाँ, जितना वो करते जाएंगे, अब ग्लूकोज का लेवल गिराने के लिए तो कोई है नहीं ब्लड में, तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज, वो बस ग्लूकोज लेंगे और आपकी बॉडी से वो यूरिनेट कर देंगे, ठीक है। इस वजह से उनको मीठा खाने से मना किया जाता है। और जिनके होता है, तो इसी को कहते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस होता है हाई ब्लड शुगर लेवल, हाँ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा। ग्लाइकोजन क्या होता है, अगर ग्लाइकोजन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए किसी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, और उसके में ग्लाइकोजन का सप्लाई अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम ही रहेगा, तब भी उसको फटीग लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोग बाहर से आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, जिनको डायबिटीज़ मेलिटस है। डायबिटीज़ के पेशेंट यही करते हैं, वो इंसुलिन अंदर, इंसुलिन बहुत कॉमन सुने होंगे घरों में, ठीक है। हाँ, तो इंसुलिन का काम क्या है, वापस जो आपके ब्लड में हाई शुगर लेवल है उसको कम कर देगा। अब ये आर्टिफिशियली मिले या बॉडी से क्रिएट करे, एक ही बात है। तो आपके ब्लड से सारा ग्लूकोज वो, मतलब सारा नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन में स्टोर करता जाएगा। और ग्लूकागॉन जिनके में मतलब ब्लड का शुगर लेवल कम है, उनके लिए बहुत आसान है, उनको बोला जाता है तुम मीठा खा लो जाके, ठीक है। तो वो अपना मीठा खाएं, तो उनका मीठा खाने से क्या होगा, उनका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ है, वो ग्लाइकोजन अलग से ले लें। ग्लाइकोजन क्या करेगा, जो उनका स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन है, उसको वापस ग्लूकोज बना के ब्लड में हटा देगा, ठीक है। चलो अब बुक की भाषा में आते हैं। इंसुलिन का फंक्शन पूछे तो क्या होना, इंसुलिन चेक्स राइज ऑफ शुगर लेवल्स इन ब्लड, है ना। चेक्स बोलो या फिर मेंटेन्स बोलो, एक ही बात है। अब ये कैसे करता है, ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा इंसुलिन, है ना। अगर आपको अपने ब्लड में शुगर का लेवल कम करना है, ग्लूकोज का लेवल कम करना है, तो ग्लूकोज यूटिलाइज कर लो। मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आपको खर्च करना है, मतलब आपको अपना पैसा हटाना है, तो खर्च कर दो। हाँ, नहीं, एक्टिविटीज़ जैसे इंसुलिन अगर सिक्रीट होगा तो ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा, मतलब एनर्जी दे रहा है, तो आपके बॉडी में एनर्जी खुद ही आएगी, तो आप खुद ही एक्टिविटीज़ करोगे। सोते सोते एनर्जी करोगे क्या, ठीक है। और
दूसरा ये स्टिमुलेट करता है, मतलब ये हार्मोन मैंने पहले ही बताया, इनका काम होता है स्टिमुलेट करना चीज़ों को, ये खुद नहीं काम करते हैं, ये स्टिमुलेट करवाते हैं। हाँ हाँ, मतलब जो आसपास की सेल्स है ना उनको बोलती हैं कि तुम करो ये काम। हार्मोन्स, हार्मोन्स का काम है कमांड देना, इसी को कहते हैं स्टिमुलेट। हाँ, वो स्टिमुलेट करता ही है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। जो भी आसपास के सेल्स है उनको बोलेगा, जो भी सेल्स कांटेक्ट में आ गई इंसुलिन के, वो समझ जाएंगे अच्छा मेरा काम ये बन चुका है। चलो, अब अगर इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हुआ, मतलब हाइपोसिक्रीशन, तो सबसे कॉमन डायबिटीज मेलिटस है ना, नाम तुम्हें याद होना ही होना चाहिए, या आता ही आता है इससे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, हाइपो और हाइपर। हाइपो से डायबिटीज मेलिटस है ना। फिर डायबिटीज मेलिटस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, जैसे मैंने अभी किया कि बंदा थर्स्टी फील करेगा, अपना वेट लूज करेगा, उसकी यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर लॉस हो जाएगा। और अगर ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो गया तब भी दिक्कत है। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड से चला जा चुका है तो बंदे को क्या होगा, वो कोमा में जा सकता है। हाँ, उसका ग्लूकोज आ रहा है वो ग्लाइकोजन में चला जा रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी आ ही नहीं रही है। और कोमा क्या होता है, जब आपकी ब्रेन के सेल्स को ग्लूकोज ना मिले, तो कोमा जो बोलते हैं ना, कोमा में चला गया, इसका मतलब होता है कि ब्रेन सेल्स को वो उनका ग्लूकोज नहीं मिला, जैसे सर पे मार दिया तो कोमा में चला गया। तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाता है, ब्लड सप्लाई से क्या हो जाता है, आपका ग्लूकोज पहुंचना बंद हो जाता है। ग्लूकोज पहुंचना जहां बंद हुआ वो पार्ट फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपका जो भी वॉलंटरी फंक्शंस करता है ब्रेन, वो नहीं कर पाता है। पैरालिसिस तो अलग है, पैरालिसिस तो आपके किसी बॉडी पार्ट का होता है, जैसे आपका हाथ पैरालाइज हो गया, आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। आप पैरालिसिस को ऐसे समझते हो, ब्रेन का पैरालिसिस ही होता है कोमा। हाँ, सेंसेस नहीं काम करते हैं। कोमा वाला इंसान ऐसा थोड़ी ना आंख बंद करके काम करता रहेगा, वो तो पड़ा रहेगा, उसको अपनी खबर ही नहीं है। लेकिन इनवॉलंटरी फंक्शंस चलते रहेंगे, जैसे उसके हार्ट बीट, उसका डाइजेशन, तो उसको बस इंजेक्शन लगा के ग्लूकोज दिया जाता रहेगा। फिर उसके बाद कोमा से कैसे उठते हैं, मान लो वो जो ब्लॉकेज था वो खुल गया, ब्लड को जैसे ब्रेन को जैसे ही फिर से ग्लूकोज मिलने लगा, ब्रेन फंक्शन करने लगा, तो वो कोमा से उठ गया। तो ये है ओवर और अंडर सिक्रीशन से। अब अगर किसी इंसान ने ज़्यादा सप्लाई ऑफ इंसुलिन ले लिया अपनी बॉडी में, है ना, बहुत ज़्यादा इंसुलिन गलती से इंजेक्ट कर दिया, तो आपको पता है वो कोमा में जा सकता है अब, है ना। किसको? हाँ, तो दिक्कत होगी ना, सारा ग्लूकोज अगर तुम्हारा चला गया, जैसे मान लो तुम ऐसे समझो कि तुम ग्लूकोज को अपना पैसा समझो और तुम हो ब्लड, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारे पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, ठीक है, और मैं तुमको पैसा भरते जा रहा, दो दिक्कत आएगी। मान लो तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास महीने का सिर्फ 5,000 होना चाहिए, ये तुम्हारा नॉर्मल डिपॉजिट है, लेकिन कोई तुम्हारे बैंक में मतलब बेतहाशा पैसा डाला जा रहा है, हर दिन 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, तो आप भी पागल हो सकते हो, ठीक है। क्या पता कल जाके रिवॉल्वर ले लिया आप उस पैसे से, ठीक है। ये हो सकता है कि जैसे हम लोगों को रखना अपने पास है और थोड़ा डिपॉजिट करना है, तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं और खुद ही पास नहीं रहा। चलिए, जैसे आपको एग्जाम्पल समझ में आए, तो जो हम बता रहे थे, तो इसको आप अपने स्टोरी से रिलेट कर लीजिएगा कि जैसे भी आपको समझ में आए। जो हम बता रहे थे कि हाँ, इंसुलिन उसने गलती से ज़्यादा ले लिया, तो उसके सारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, उससे हो जाता है एक इंसुलिन शॉक, ठीक है। इसी को कहते हैं इंसुलिन शॉक। उस बंदे को कोमा में जाने के चांसेस हो जाएंगे, उसको वीकनेस लगेगी। तो इस सिचुएशन में
हाँ, बेहोश होने लगेगा। इस सिचुएशन में क्या करते हैं आयुष? नहीं, तुरंत तुम एडमिट पे क्यों पहुंच जाते हो? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, देखा इसने रियल लाइफ से देखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं बेटा, अभी ध्यान दो। तो अब इसने देखा हुआ है तो बता दे रहा है, तुम लोग जान के फिर अगर कुछ होता है तो कर लेना। हाँ, तो आप कुछ भी मीठा खिला दो उस पेशेंट को, है ना। आपको लग रहा है कि किसी ने ज़्यादा, उसने बोला कि हमने इंसुलिन की इंजेक्शन ज़्यादा लगा ली, ठीक है, तो आप तुरंत उसको कुछ मीठा खिला दो, जो भी घर पे है, चीनी खिला दो, ठीक है। डार्क चॉकलेट्स, हाँ, असल में हार्ड चॉकलेट में एक कुछ थर्मोडाइमाइड करके एक केमिकल होता है, वो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और डार्क चॉकलेट्स आप डॉग्स को नहीं खिला सकते हो, क्योंकि वही उनके लिए दिक्कत होता है ना, डेडली होता है उन लोग के लिए। देखो इसमें नीचे बता भी दिया कि इट इज़ रॉन्ग टू से दैट इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इंस्टेड insulin enables the cell to absorb glucose and use it to convert it into glycogen. Insulin doesn't convert glucose into glycogen, बताया भी है। फिर ग्लूकागॉन का, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से रिलीज होती हैं और ग्लूकागॉन क्या करती हैं, वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करती हैं, ठीक है। इनका हाइपो और हाइपर सिक्रीशन नहीं बताया है, ग्लूकागॉन का मेन इंसुलिन ही है इसमें। चलो अब अगला ग्लैंड, दैट इज आवर थायराइड ग्लैंड। है ना, ये हमारा ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होता है, और हमारा यहाँ से जो ये लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। बायलोब्ड होता है, बायलोब्ड मतलब दो लोब्स होती हैं, यही इसकी दो लोब्स हैं, ये और ये, ना, बायलोब्ड। और बीच में जो इसके होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये इसको कहते हैं इस्थमस, ठीक है, ये इस्थमस, ठीक है। और ये इसका राइट लोब, ये इसका लेफ्ट लोब, और इस पूरे को साथ में कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसका डायग्राम भी काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में, ऐसे शेप आ जाता है और फिर लेबलिंग के साथ आता है। हाँ, समझते हैं ना। अच्छा था, चलो तो तुम रिलेट करोगे। स्वेल कर जाता था थ्रोट, क्या हो जाता था, गला दबाते थे, गला दबाते थे तुम्हारा, अच्छा साइड। चलिए, थायराइड ग्लैंड रिलेटेड है रिलीज करने से थायरोक्सिन और कैल्सेटोनिन, ठीक है। दो चीज़ें रिलीज करेगा, थायरोक्सिन और कैल्सेटोनिन। कैल्सेटोनिन नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन नाम याद होना चाहिए, इसके बारे में नहीं बताया पर ये याद होना चाहिए। थायरोक्सिन पढ़ना है। थायरोक्सिन का अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसका काम है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स मेटा, हाँ मैंने बताया था ना, थायरोक्सिन रिलेटेड होता है आपका डाइजेशन से, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वही बोला है, थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, दैट इज द रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडाइजेशन। अब मेटाबॉलिज्म से हीट भी जनरेट होती है, तो वही बोला है, प्रोडक्शन ऑफ हीट भी करेगा ये। अब इसका एक ही ऐसे ही फंक्शन याद कर लेना, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। अब इसके हाइपर और हाइपर सिक्रीशन पे जाते हैं।
देखो, हाइपोसेक्रीशन मतलब आपका थायरॉक्सिन कम रिलीज हुआ है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट भी गिर जाएगा। हाँ, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आपको हो सकता है ड्रॉफिज्म। ड्रॉफिज्म मतलब जो ड्रॉफ होते हैं, है ना, किसी ने स्मर्फ्स देखा है? स्मर्फ्स जो ब्लू ब्लू थे उनको ड्रॉफ्स कह रहे थे ना, जो छोटी हाइट होती है जिनकी। हाँ, बस यही वर्ड नहीं यूज करना था मुझे। क्या? अच्छा, और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो गया तो हो जाएगा जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मतलब जायंट बन जाएगा वो। पता नहीं ये सब के बारे में। अच्छा, सबसे छोटा है होने का? अच्छा, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। हमको लगा जायंट में आप बोलोगे खली। ठीक है, देखिए ये अब नॉर्मल ग्रोथ है इसकी, क्योंकि इसके में हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हो गया तो मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, अभी बता रहे, उस पर भी आ रहा। अरे एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये दोनों फीचर्स मत लिखिए उसमें, ये दोनों फीचर्स नहीं है। हाँ जी, रुक जाइए, आज थोड़ा आप जा सकते हैं। इन दोनों फीचर्स को ऐसे कट कर दीजिए। हाइपोसिक्रीशन से हो सकता है सिंपल गॉइटर, है ना। गॉइटर में क्या हो जाता है, आपका नेक स्वेल्ड अप हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा थायरॉक्सिन का रिलीज है ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, मतलब इसका रिलीज अफेक्ट होता है विद द सप्लाई ऑफ आयोडीन इन योर डाइट, ठीक है। अगर आयोडीन का सप्लाई आपके डाइट में अच्छा होगा तो थायरॉक्सिन अच्छे से रिलीज होगा। आयोडीन, अभी क्लास 10 मिनट और चलेगी, ठीक है, तो जिसको जाना है जा सकता है, रुकना है रुक सकता है, ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा आज, ठीक है। आयोडीन का सप्लाई कम होगा तो थायरॉक्सिन भी कम रिलीज होगा, इसीलिए अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपके सॉल्ट में आयोडीन का लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है। वैसे इसमें भी ड्रॉफिज्म है, ऐसा नहीं है कि इसमें है नहीं ड्रॉफिज्म और जाइजेंटिज्म। देखिए बताया है कि ड्रॉफिज्म इज़ अ कंडीशन जिसमें आपका कम अंडर सिक्रीशन से होता है, लेकिन ये पॉइंट इसमें नहीं लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो आगे ग्रोथ हार्मोन में आएगा। ये भी हैं फीचर्स उसके, देखिए यहाँ पे ड्रॉफिज्म लिखा है ना ये। अच्छा, तो सर मतलब ये उसके नाम में जो चीजें होंगी, हाँ, चीज़ें होंगी, ये भी लीड करता है ड्रॉफिज्म से। क्या? हाँ, थायरॉक्सिन और ये इनके अंडर सिक्रीशन की वजह से डिजीजेज हैं, ये सब सिंड्रोम्स हैं। नहीं, कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है, पर कैल्सिटोनिन के बारे में नहीं बताया है। आपका भले पूछ सकता है कि कौन कौन से हार्मोन ये रिलीज करता है, तो आपको दोनों बताने होंगे, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। हाँ, सिंपल गॉइटर में क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ द नेक हो जाएगी। फिर क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिससे क्या होगा, ड्रॉफिज्म हो जाएगा। क्रेटिनिज्म, ठीक है। ड्रॉफ का बस मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, है तो इसका भी फीचर ड्रॉफिज्म, लेकिन वो पिट्यूटरी में भी आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं एक डिस्टिंग्विश के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है। हाँ, अंडर सिक्रीशन से
इसमें क्या होगा आपका क्रेटिनिज्म में, अब नॉर्मल ग्रोथ होगी और मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, रिटार्डेड होगा, थोड़ा धीमे काम करेगा। और तीसरा हो सकता है माइक्सोडेमा, माइक्सोडेमा। इसमें क्या होगा, बहुत स्लगिश हो जाएगा वो। स्लगिश मतलब बहुत आलसी, है ना। अब जब उसको मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं तो वो कितना भी खाना खा ले, उसमें एनर्जी और हीट का सप्लाई तो होगा नहीं, तो वो आलसी रह जाएगा, स्लगिश। और स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स हो जाएगा माइक्सोडेमा में। ये सारी चीज़ें तो आपके याद करने वाली हैं। अब ओवर सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, एक एपोथैल्मिक गॉइटर होता है। एक्सोपैथैल्मिक, गॉइटर। एक बार इसकी स्पेलिंग कंफर्म कर लीजिएगा बुक में, एक्सोपैथैल्मिक गॉइटर, मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए। सही है स्पेलिंग? सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बंदे की आंखें थोड़ी सी और बाहर आ जाएंगी और नेक में तो स्वेलिंग होगी, मतलब गॉइटर वाले सिम्टम रहेंगे, नेक स्वेल करेगी, साथ साथ उसकी आंखें भी थोड़ी बाहर आ जाएंगी। वही इसने बताया है कि हाँ, इसमें क्या, हाँ, प्रोट्रूडिंग आइज। प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर थोड़ा सा आ जाना। ठीक है, इतना ही था इसमें। ये तीनों काफ़ी पूछा जाता है, इसको समझना। और लास्ट आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। आ तो गए मन के बहकावे में। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या है? हाइपोथैलेमस के नीचे। बताना होगा, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये हाइपोथैलेमस है ना ब्रेन में, यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे पी शेप। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में, हाँ, उन्हीं के नीचे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के थोड़ा आगे। चलो, अब इसके भी दो पार्ट हैं, एक है पोस्टीरियर लोब और एक है एंटीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब है वो फ्रंट लोब है, और जो एंटीरियर लोब है वो बैक लोब है। नाम थोड़ा आगे पीछे उल्टा है, ठीक है। पोस्टीरियर ऐसे पीछे होता है पर ये फ्रंट होता है, और एंटीरियर वाला आगे होता है पर ये पीछे है। वही मैंने बोला, जो भी आपको सही सा लगे, ठीक है। अब इनके हार्मोन्स जानते हैं। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ये बहुत बार पूछता है, क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि इट कंट्रोल्स या फिर स्टिमुलेट्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कंट्रोल्स, स्टिमुलेट्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बहुत बार पूछता है, इसको अच्छा समझ लेना क्यों कहते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसके एक एक करके हार्मोन। पहला हार्मोन जो ये रिलीज करता है वो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये पहले हम लोग समझ रहे हैं एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब क्या सिक्रीट करता है, तो मतलब बैक पार्ट क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीशंस फ्रॉम द एंटीरियर लोब काफ़ी हैं।
फ्रॉम द एंटीरियर लोब। पहला है ग्रोथ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड GH। ग्रोथ हार्मोन का काम तो समझ ही में आ रहा है, ये ग्रोथ में काम करता है। अगर इसका अंडर सिक्रीशन हुआ तो ड्रॉफिज्म हो जाएगा, ओवर सिक्रीशन तो हाँ जाइजेंटिज्म हो जाएगा। और ग्रोथ हार्मोन को ही हम लोग कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, किसी को कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। कहाँ? नहीं, वो सोमैटोसैटिन था, सोमैटोट्रोपिन। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मतलब कि ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? थायरॉक्सिन, है ना। अच्छा, इजी है। फिर उसके बाद गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ सेक्स सेल्स, मतलब ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन आपका टेस्टिस और प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन ओवरीज, उसको रेगुलेट करेगा ये, ठीक है। गोनाड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद एड्रीनो कॉर्टिसोट्रोपिक, एड्रीनो कॉर्टिसोट्रोपिक, एड्रीनो कॉर्टिसोट्रोपिक, कॉर्टिसो अच्छा एड्रीनो कॉर्टिसोट्रोपिक, एड्रीनो कॉर्टिसोट्रोपिक हार्मोन। हाँ, ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को, मतलब ये एड्रीनलिन के लिए नहीं, एड्रीनल कॉर्टेक्स को ये रेगुलेट करेगा। और एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है? कॉर्टिजोन, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा पोस्टीरियर लोब क्या करता है। नहीं बेटा, बस खत्म ही हो गया। secretions from the posterior lobe। पहला सिक्रीशन पोस्टीरियर, एंटी डायरेटिक हार्मोन, बहुत बढ़िया, ये आ गया। मैंने बोला था ना कि एक चीज़ आपका ADH के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा इसमें। ADH आपका मैंने किडनी में, आपने बोला था ना सर आपने बताया नहीं एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो मैंने बोला थोड़ा सा बताया हूँ, आगे आपको एंडोक्राइन में बता दूंगा। पूछा था ना आपने कुछ, तो कल या परसों आपने पूछा था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसके बारे में पूछा भी बहुत ज़्यादा है। ADH देखो, इसके नाम है डायरेटिक, डायरेटिक मतलब यूरिनेशन से संबंध है इसका, है ना। और एंटी डायरेटिक मतलब इसके ज़्यादा सिक्रीट होने से आप कम यूरिनेट करोगे, इसके कम सिक्रीट होने से आप ज़्यादा यूरिनेट करोगे, है ना। उल्टा काम करता है, ये एंटी लगा हुआ है ना, तो आपका मतलब ये एंटी मतलब डायरेटिक, आपका यूरिनेट, ऐसे समझ लो एंटी यूरिनेट हार्मोन, ठीक है। ये अगर रिलीज ज़्यादा हुआ तो आप कम यूरिनेट करोगे, लिख भी दे रहा हूँ, ADH ज़्यादा, यूरिनेशन कम। और डेफिशिएंसी, जब आप यूरिनेट कम करोगे तो, हाँ बता रहा, अब देखो ये तो ओवर सिक्रीशन हो गया। अब अगर अंडर सिक्रीशन हो गया, ADH का हाइपो सिक्रीशन, तो आप यूरिनेट ज़्यादा करोगे, है ना, यूरिनेशन आपका बढ़ गया। अब जब आप यूरिनेट ज़्यादा करोगे, यूरिनेट आपका फ्रीक्वेंटली होगा, तो ग्लूकोज भी आप ज़्यादा लूज करोगे, ग्लूकोज भी आप ज़्यादा लूज करोगे, तो आपको होगा तब डायबिटीज़
इंसिपिडस, दोनों अलग अलग हैं। ये वाटर डायबिटीज़ है, उसमें से आपका ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल जा रहा था, इसमें से आपके यूरिन से ब्लड का ग्लूकोज लेवल गिर रहा है। वाटर, हाँ, पर वो ब्लड से लिया जा रहा था, इसमें आपके यूरिन से लिया जा रहा है, क्योंकि आप इतनी बार यूरिनेट कर रहे हो। दोनों ही डायबिटीज़ है तो दोनों का फंक्शन एक ही आएगा। एट लास्ट ये आपके पूरी बॉडी में से ग्लूकोज का लेवल कम ही करेगी, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ रिलेटेड है वाटर से, इस वजह से ये डायबिटीज़ मेलिपिडस है, अरे डायबिटीज़ इंसिपिडस है, और वो डायबिटीज़ मेलिपिटस थी। वाटर डायबिटीज़। और इसके भी सिम्टम्स वही होंगे, मतलब बंदा थर्स्टी फील करेगा, उसके में लैक ऑफ एनर्जी होगी। और लास्ट इसका जो हार्मोन ये रिलीज करता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करती है, ये जो यूटेरस होता है ना, यूटेरस समझ रहे हो, हाँ, बेबी जिसमें फीटस बड़ा होता है धीरे धीरे, ठीक है, जाइगोट आपका बड़ा होता है, फीटस बनता है, बेबी बनता है, तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में मदद करती है। ठीक है, देखिए वही बताया है, स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस इन अ प्रेग्नेंट बेबी लीडिंग टू बर्थ ऑफ द बेबी। अब जब यूटेरस आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो बेबी निकलेगा कैसे, है ना। तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन मदद करता है। तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो ऑक्सीटोसिन बहुत रिलीज होता है, तो वो क्या करता है, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी बेबी बाहर आएगा। समझ में आ रहा है। और एक और चीज़ ये स्टिमुलेट करता है, मिल्क इजेक्शन, मतलब प्रेग्नेंट मदर से जो मिल्क इजेक्ट करते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबीज मदर मिल्क पीते हैं, ब्रेस्ट मिल्क, तो उसी को स्टिमुलेट यही करता है ना, मिल्क इजेक्शन को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन मतलब निकलना। क्लियर। यहाँ पे जाके हम लोग ने ख़त्म किया एंडोक्राइन सिस्टम हमारा। अब आपका काम इसमें बहुत ज़्यादा है, ये कंट्रोल वाला कुछ नहीं है, ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ बताया है। एकदम बेकार चीज़ है ये। कमांड्स लाइक सेइंग, इसमें बस बोला है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो टू मच स्लो डाउन तो आपका हार्मोन का लेवल कम, बगैर ये पूछा भी नहीं जाता और किसी काम का भी नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत काम आएगी ये चार्ट। ठीक है, एट ग्लांस। और मैं अभी आपको शीट भी दूंगा इसकी भी, अब जब टेस्ट होगा तो अब मतलब अगले टेस्ट से पहले आपको पिछले फिजिक्स और बायो की भी शीट मिल जाएगी, इसकी भी शीट मिल जाएगी। आपका काम है कि आज घर जाके ये सब याद करना है। ठीक है, चलिए क्लास ख़त्म करते हैं।